हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये आपका पार्ट 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड होती है किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, तो एक्टिविटी 11.3 में हम पढ़ेंगे कि हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, एक एमीटर है, नाइक्रोम वायर है जिसकी लेंथ है L, एक प्लग की हमने ली है। ठीक है, ये आपको 11.5 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने एक सेल लिया है, एमीटर लिया है, एक स्विच लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की जो है वो वायर ली है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्लग डी की, ठीक है, की को प्लग किया और करंट की जो वैल्यू थी एमीटर के अंदर उसको नोट किया। ठीक है, फिर हमने नाइक्रोम वायर को चेंज किया बाय अनदर नाइक्रोम वायर, ठीक है, जिसकी सेम थिकनेस थी। लेकिन ये जो नाइक्रोम वायर थी सेकंड वाली, ये ट्वाइस थी, ठीक है, दुगनी थी फर्स्ट वाली के। ठीक है, तो ये हमने लिया और फिर से एमीटर पर इसकी रीडिंग को चेक किया। ठीक है, रीडिंग को चेक किया तो हमें पता चला कि जो करंट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या फैक्टर्स आपने लिए हैं। तो फर्स्ट आपने जो फैक्टर लिया है वो लिया है लेंथ के ऊपर, कि आपने लेंथ को दुगना कर दिया। ठीक है, अब आपने उसी नाइक्रोम वायर को रिप्लेस कर दिया बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर। अब आपने क्या चेंज किया, उसकी थिकनेस को चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अ, आपने अगेन जो रीडिंग थी एमीटर के अंदर करंट की उसको नोट किया। ठीक है, अब आपने नाइक्रोम वायर की जगह, ठीक है, आपने एक वायर ले ली जो कि कॉपर की थी। ठीक है, और उस वायर की सेम लेंथ थी, सेम एरिया था जो आपने फर्स्ट वाले उसमें लिया था, फर्स्ट वाले पार्ट में आपने लिया था। ठीक है, तो अब आपको जो करंट है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, तो क्या ऑब्जर्व किया हमने इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एमीटर की रीडिंग थी वो डिक्रीज हुई। ठीक है, कितनी डिक्रीज हुई, हाफ डिक्रीज हो गई वो, जब हमने जो लेंथ ऑफ वायर थी उसको डबल किया। ठीक है, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर थी जब हमने उसको डबल किया तो हमारा कहीं ना कहीं जो करंट है वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, यानी कि इससे हमें एक चीज मिली कि करंट जो है उसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये चीज हमें इससे देखने को मिली। यहाँ पर जो एमीटर था, ठीक है, उसकी रीडिंग कब बढ़ी, ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग तब बढ़ी जब एक थिकर वायर हमने सेम मटेरियल की ली। ठीक है, यानी कि जब हमने एक थिकर वायर ली तो करंट भी बढ़ा हमारा। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि जो करंट था, आई जो था हमारा, वो इंक्रीज हुआ जब हमने एरिया को इंक्रीज किया। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से देखने को मिली। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिली। आगे अगर हमने सेम लेंथ की वायर यूज की सर्किट के अंदर, ठीक है, और वो सेम मटेरियल की नहीं थी, ठीक है, जो हमने मटेरियल था वो चेंज कर दिया था, डिफरेंट मटेरियल्स जब हमने यूज किए, सेम लेंथ की वायर ली और सेम ही उसका एरिया लिया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, क्या देखने को मिले, एमीटर की रीडिंग में चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर हमने मटेरियल चेंज कर दिया। और जब हमने ओम्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, वो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है। और वो क्या क्या चीजें हैं, जो एक रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, थर्ड, उस मटेरियल का नेचर कैसा है, इस चीज पर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपका आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के।
जैसे जैसे करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस अपने आप कम होती जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकाला, ये जो हमने उल्टा लिखा था, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कैटेगरी में लिखा था, जब हमने इसको आर के टर्म्स में लिखा तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो एरिया हमारा करंट के टर्म्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वो हमारा रेजिस्टेंस के टर्म में क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के टर्म्स में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिला। क्या रिलेशनशिप देखने को मिला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, क्योंकि R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन A के, इसको हमने कंबाइन कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। जब हमने इनको कंबाइन किया तो आपको 11.9 वाली इक्वेशन देखने को मिली, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर आपने जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका साइन हटाने के लिए कांस्टेंट को ऐड किया, उस कांस्टेंट का नाम था रो। ठीक है, ये रो एक कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम एक टर्म से और जानते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो ओम होती है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की भी ओम होती है तो रेजिस्टिविटी की भी आपकी ओम ही होती है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मेटल है और जो अलॉयज, ठीक है, जो मेटल है और जो अलॉयज हैं उनकी काफी ज्यादा लो रेजिस्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आपको इस ग्राफ में देखने को मिलेगा कि जो भी आपके जो भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं यानी कि कंडक्टर्स हैं और अलॉय हैं, उनकी रेजिस्टिविटी आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और वहीं जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि जो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होती है, लो होती है, और वहीं जो गुड कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, ये हमें देखने को, हाँ, इस चीज से देखने को एक चीज हमें मिली। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है, वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, आपको रेंजेस याद रखनी है कि लो रेजिस्टिविटी की रेंज जो है वो इतने से इतने में लाया करती है, और वहीं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इस वजह से इनमें रेजिस्टिविटी लो देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें जैसे कि रबड़ और ग्लास की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर देखने को मिलती है। जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है मटेरियल की वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो किस चीज से वेरी करती है, तो टेम्परेचर से आपकी वेरी करती है। जो 11.2 आपका ये जो टेबल है ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसमें कोई भी मटेरियल आपसे आपको दे दिया जाता है, दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसकी रेजिस्टिविटी लो है किसकी रेजिस्टिविटी हाई है, इसको एक सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है किसी भी अलॉय की वो जनरली हायर हमें देखने को मिलती है मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, जो अलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं करते, इजिली बर्न नहीं होते एट हाई टेम्परेचर, इस रीजन से। ठीक है, ये जो है अलॉयज वो आपके यूज होते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में हम मोस्टली अलॉयज का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम टंगस्टन की बात करें तो ये जो टंगस्टन है ये हमारा ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली हर फिलामेंट के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर।
ठीक है। वहीं कॉपर और एल्यूमिनियम की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज होता है। ठीक है। और ये टॉपिक अब आपका खत्म हो चुका है। और 11.3, 11.4, 11.5 और 11.6 जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जिन भी फॉर्मूलेज को हम अब तक पढ़ चुके हैं उन्हीं सारे फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस को करने के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।